हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू हेल गार्डन। ये फ्लेम एम्पर का एपिसोड नंबर 486। हम इसमें कंटिन्यू करने वाले हैं पिछले एपिसोड की बैटल को। अगर आपने उसे देखा नहीं है और हाईली सजेस्ट कि आप पहले उसे देख लीजिए, लेकिन तभी बेसिक आइडिया के लिए मैं बता सकता हूँ कि पिछले पार्ट में जियान ज़्वानबर्ड क्लैन के फॉरवर्डन एरिया में चला जाता है, जहाँ पे 5 लेग गोल्डन क्रो को रखा गया था। इस जगह का नाम होता है आइस एंड फायर अंडरग्राउंड पैलेस, जहाँ पे ठंडी और गर्म ऊर्जाएं दोनों ही साथ में एग्जिस्ट करती थी। जियान और जूनर की मुलाकात भी उस 5 लेग गोल्डन क्रो से हो जाती है, लेकिन इससे पहले वो पूछ पाता है कि उसे आजाद कैसे किया जाए। तब तक यहाँ पे एक ग्रे रोड मैन अपीयर होता है। वेल, ये था जुआनी, वो 3-4 इनकारनेशन लेवल का गार्डियन। इसके इरादे बिल्कुल नेक नहीं लगते हैं। आगे इम्प्रेजेंट 5 लेग गोल्डन क्रो और उस बुड्ढे के बीच में एक इनिशियल क्लैश हुई थी, लेकिन क्योंकि गोल्डन क्रो को बांध के रखा गया था, उसकी स्ट्रेंथ सप्रेस्ड होती है। दूसरी तरफ जूनर भी उसे कनेक्शन बना रही थी। इसकी बेड़ियों को तोड़ने में लगने वाले थे 5 मिनट, और इस समय के दौरान जियान को इस बुड्ढे को संभालना होगा। जब एपिसोड के लास्ट में जियान इस्तेमाल करता है अपनी ड्रैगन गॉड ट्रांसमिशन को, तो बुड्ढे के शरीर में से भी एक फिनिक्स की क्राई की आवाज बाहर आती है। चलो देखते हैं जीत किसकी होगी। वो रो रो चिया चिया की आवाजें एकदम दिल को दहला देने वाली थी। दोनों ही पावर्स बीच हवा में कोलाइड हो जाती हैं, गूंजती हैं क्रैशिंग साउंड्स, लेकिन कोई भी एक दूसरे को सप्रेस नहीं कर पाता। अभी जोन के एक्सप्रेशन बिल्कुल जम चुके होते हैं। वो एक तरफ तो मैजिकल बीज था, इसलिए उसके पास फिनिक्स क्लैन की ब्लड का हल्का सा ट्रेस था, जो कि बहुत बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन जियान इमेजिन नहीं कर पाता कि आखिर ये लड़का ड्रैगन गॉड के 9 बेटों में से एक ही स्टैंड को कैसे रख सकता है। जियान हाथ उठा के बोलता है, टेक द फॉर्म सरप्राइज। और उसके पीछे बैक्शा की ट्रू बॉडी होती है। वो बस एक डिफेंस नहीं था। बैक्शा ड्रैगन किंग का वो ऑपरेसिव माउंटेन जैसा ऑरा ये अच्छे अपोनेंट्स को क्रश करने के लिए काफी होता है। रिइंकार्नेशन रियल में ब्रेक थ्रू करने के बाद जियान को समझ आया था, जब कोई भी समसरा यानी कि रिइंकार्नेशन से गुजरता है, चाहे उसकी स्ट्रेंथ तो होली फ्लेम यूसेज या फिर कॉम्बैट पावर, बेसिकली उसकी सोल और बॉडी से जुड़ी सारी की सारी एबिलिटीज एक पूरे लेवल को क्रॉस कर लेती हैं। इसलिए अब जियान वो पहले वाला जियान नहीं था। उसके कंट्रोल में बैक्शा की साइन ग्रेट बॉडी ट्विस्ट होकर चारों तरफ बिखर जाती है। हमें दिखाई देते हैं बहुत सारे ड्रैगन स्केल्स जो कि एक पिंजरे टाइप को बना लेते हैं। ये अटैक वर्ल्ड को फाड़ के सीधा शूट हो गया था जुआनी की तरफ। इसकी वारंट सप्रेसिव पावर बिल्कुल रुकने का नाम नहीं लेती। इस मोमेंट ऑफ डेंजर में जुआनी भी हेस्टेट नहीं करता है, अपनी जीभ को काटता है, मुंह से बाहर आता है एसेंस ब्लड। खास बात ये थी कि लाल खून नहीं था, एम्बर कलर का ब्लड था। इसका आकार उंगली के ऊपर के सिरे के बराबर रहा होगा, लेकिन जो एनर्जी इसके अंदर कंटेन होती है वो जियान के एक्सप्रेशन चेंज करने लगती है। स्टंड होके बोलते हैं फिनिक्स ब्लड एसेंस, ये इसके पास कैसे हो सकता है। हालांकि सच था कि इस बुड्ढे के अपीयर होते ही जियान ने इसके अंदर कुछ अजीब महसूस किया था। यही कारण था जिसकी वजह से जियान तुरंत ही अपनी किलिंग फॉर्मेशंस का यूज नहीं करता, बट अनएक्सपेक्टेडली इसके पास एक्चुअली में फिनिक्स क्लैन का ब्लड एसेंस है। फिनिक्स ब्लड एसेंस बेसिकली प्राइसलेस होता है। इसकी एक बूंद को हासिल करने के लिए देश लड़ सकते हैं, आई मीन जब उनको जरूरत हो। लेकिन ये जुआनी जो कि बस फिनिक्स क्लैन की एक वेसल रेस का मेंबर था, उसके पास ये चीज होती है। जियान कहता है तब इसकी स्ट्रेंथ ऐसे राइज हुई है। चेंज होती है उसकी हैंड सील्स, उसके बीच में एक मिस्टीरियस मार्क अपीयर होने लगा था। लेकिन इससे पहले वो अपने फॉर्मेशन पैटर्न्स को अनलीश कर पाता, हमें पीछे से एक हल्की सी आवाज सुनाई देती है जो कहती है, बिग ब्रदर जियान, अब ये मैं हैंडल करती हूँ। स्पेस में गूंजती है थ्रम की आवाजें। इस आवाज के साथ फैलती एक नई ऊर्जा, गोल्डन रेडियंस, और इसका निशाना था वो जुआनी। वो बुड्ढा रिएक्ट भी नहीं कर पाता है, तब तक एक गोल्डन फ्लेम पफ की आवाज के साथ उसकी छाती से टकराती है। उस बुड्ढे को तुरंत ही 10-12 कदम पीछे लेने पड़ते हैं। इवन उसके हाथ में जो फिनिक्स ब्लड एसेंस था वो भी वॉलेंटली ट्रेम्बल होता है। फाइनली उस ओल्ड मैन की नजरें जियान के पीछे की तरफ जाती हैं। उसे दिखाई देती है जूनर, जैसे एक सुनहरे हालों ने ढक रखा था। तुरंत ही उसके एक्सप्रेशन ट्विस्ट हो जाते हैं। फिर इस आवाज में दहाड़ता, यू लिटिल ब्रैट, तूने मेरे मौके को बर्बाद कर दिया। लेकिन अब जियान को कोई जवाब देने की जरूरत नहीं थी। जूनर के कदम आगे बढ़ते हैं, फैलती हैं गोल्डन रिपल्स। उन गोल्डन लाइंस के सामने स्पेस फ्रीज होने लगा था। हमारा फोकस जाता है उसके राइट रिस्ट पे। उसकी कलाई से एक सुनहरा सूरज जैसा ब्रेसलेट लिपटा होता है, लेकिन जो पावर इसमें से निकल रही थी वो इतनी इंटेंस थी कि हवा भी झन्नाने लगती है। जूनर अपनी डिवाइन आवाज में कहती है, तुम श्वानाव क्लैन ने 5 लाख गोल्डन क्रो को बहुत लंबे समय तक सप्रेस करके रखा है। आज तुम डिवाइन वेपन की फ्यूरी का सामना करोगे। जब जुआनी की नजरें भी उस ब्रेसलेट के ऊपर गई थी, उसकी आंखें तुरंत ही ब्लड शॉट हो जाती हैं। इनमें दिखाई देती मैडनेस और ग्रीड। वो आगे पॉइंट करके बोलते, तुमने एक्चुअली में डिवाइन वेपन को सबड्यू कर लिया। अभी उस ब्रेसलेट के अंदर एक छोटा सा 5 लाख गोल्डन क्रो था जो कि चुपचाप से आराम कर रहा था। इसे चारों तरफ से कई गोल्डन पैटर्न्स ढकते हैं। ये ऑरा होता है ट्रू डिवाइन
आर्टिफैक्ट का, लोधी रियल्म का 17th रैंक डिवाइन वेपन द 5 लाख गोल्डन क्रो अभी जूनर के पास होता है। ब्रेसलेट हम करता है जूनर के पीछे, हम एक ह्यूज गोल्डन क्रो के फैंटम को राइज होते हुए देखते हैं। वाले सीन को देखे वह जुआनी नहीं बल्कि जियान भी शॉक हो गया था। वो भैं से कोड के सोचता है जूनर की गोल्डन क्रो चार्मिंग फ्लेम अपनी पूरी स्टैंड पे 9 गोल्डन क्रोस को मैनिफेस्ट कर पाती है, लेकिन अगर उसमें 5 लाख गोल्डन क्रो को जोड़ दिया जाए तो ये 10वां होगा। 10 गोल्डन क्रोस की कंबाइंड पावर सोच के तो जियान की भी सांसें भारी हो जाती हैं, चाहे इनकारनेशन सील हो या होली फ्लेम और अब तो डिवाइन आर्टिफैक्ट। जूनर की कॉम्बैट पावर जुआनी से पीछे नहीं थी, वो इवन उसे सप्रेस भी कर सकती है। जूनर आगे इशारा करके बोलती गोल्डन क्रो रात ऑल बीइंग्स पेरिश 5 लाख गोल्डन क्रो। उसके पीछे 10 गोल्डन फैंटम्स होते हैं, इनमें से निकलती बजिंग की आवाजें, स्पेस की ट्रेम्बलिंग की आवाजें थी। ये 10 छोटे छोटे सूरजों की तरह चमकते हैं और इनके पंजे अचानक से बहुत पैने हो जाते हैं। एक इंस्टेंट में 10 गोल्डन क्रोस ने वर्ल्ड को तोड़ के सीधे जुआनी के ऊपर हमला किया था। कान में जाती क्रैक बूम की आवाज, ये पूरा स्पेस शैटर हो जाता है। लीश होता है वो ट्रेमेंडस प्रेशर, इसके अंदर आके बुढ़े जुआनी के माथे से पसीने पसीने निकलता है। वो तुरंत ही खुद को ढक लेता है फिनिश ब्लड एसेंस से। वहीं पे उसके पीछे ही 5 रंगों की फिनिश फैंटम अपीयर हुई थी। हाउएवर इसके जवाब में बस जूनर हाथ को उठा के बोलती है स्टबर्न आर्टिफैक्ट स्ट्राइक। तुरंत ही उस डिवाइन वेपन ब्रेसलेट में से चिंग की साउंड निकली थी। फिर एक सिल्वरी गोल्डन क्रो फैंटम उन 10 गोल्डन क्रो से मिलता है। ये कंबाइंड फोर्स डेवास्टेटिंग हो जाती है। इन सबके मुंह से सुनहरी रोशनियां निकलती हैं जो मिलके गोल्डन एनर्जी बीम को बना लेती हैं। इस फोर्स के सामने स्पेस कोलैप्स हो गया था। क्या वो चिल्ली हवाएं हो या फिर फ्लेम्स बिल्कुल मोमबत्तियों की तरह बुझ जाती हैं। इवन नीचे की जमी हुई लेक भी जो कि हजारों सालों से मजबूत हो रही थी, हमें मोटी मोटी दरारों को फैलते हुए देख सकते हैं। जब इस अटैक के कांटेक्ट में बुड्ढा जुआनी आया था, उसके मुंह से एक गक की वैसा खून निकला था। बोलना नहीं चाहिए कि बस एक हल्का सा इम्पैक्ट होता है। इस अटैक के ज्यादातर फोर्स को फिनिक्स ब्लड एसेंस बैरियर ने रोक लिया होता है। जब वो ओल्ड मैन रियलाइज करता है कि जूनर उसकी सोल रीजन को पूरी तरीके से इरेज करना चाहती है, जुआनी की सोल तुरंत अपनी बॉडी को छोड़ के इस आइस फायर प्लेस से डेस्परेटली भागने की कोशिश करती है। वो जूनर उसे मौका नहीं देने वाली थी। एंड सी लाइटिंग स्पीड से चेंज होती है। उस डिवाइन ब्रेसलेट में चकाचौंध करने वाली रोशनी निकलती है। द सेम टाइम रिइंकार्नेशन सील का ग्लो एक्सट्रीमली ब्राइट हो गया था। जूनर चैंट करती है 10 गोल्डन क्रो सोलर अनहाइलेशन। इस पल जैसे स्पेस जम गया हो, कान में बूम की आवाजें रह जाती हैं। जॉन स्टंट होके देखता है उन 10 सूरजों को, जिनमें से हर एक के पास वो पावर थी जो उस पूरे स्पेस को ऑल रोटेट करके रख दे। अभी जूनर का ध्यान भागते हुए जुआनी के ऊपर नहीं होता, बल्कि वो देखती है जियान के चेहरे के शौक को। वो तुरंत ही अपनी थोड़ी को उठा के हम करती है, जैसे वो प्राउड एक्सप्रेशन दिखा रही हो। उसकी उंगलियां टैप होती हैं हवा में। वो 10 सुनहरे सूरज नीचे की तरफ डिसेंड हुए थे। इस वक्त हेवन और अर्थ कोलैप्स हो जाते हैं। वो जुआनी की सोल जो कि ऑलमोस्ट रियल्म के बिल्कुल एंड तक पहुंच गई थी, अचानक से उसके सामने का स्पेस बेंड होने लगता है। ऐसा था सूरज की मास की वजह से उन 10 गोल्डन सन्स का वजन इतना हो चुका था कि स्पेस को अपनी तरफ नीचे झुका लेते हैं। सब कुछ उल्टा होने लगता है। जुआनी की सोल खूब चिल्लाती है, लेकिन उसका एक भी स्ट्रगल काम नहीं आता। फाइनली जब वो कांटेक्ट में आता है एक सूरज के, कोई एक्सप्लोजन नहीं होता, बल्कि कान में बस एक पफ का साउंड जाता है। वो एक सफेद रंग की मिस्ट में बदल के गायब हो गया था। वेल ये था एक एंड ट्रिपल रिइंकार्नेशन का एक ऐसा पावर हाउस जिसके सामने पूरी दुनिया ही झुक जाए। जैसे जुआनी गायब हुआ था, जूनर का डिवाइन ब्रेसलेट हल्का झिंझिन आता है, जैसे उसने कुछ निकल लिया हो। भाई जूनर इसे कैसे नोटिस नहीं करती। वो तुरंत ही अपनी कलाई को चेहरे के सामने लाके बोलती जल्दी से बाहर निकालो, कम ऑन स्पिट इट आउट। ब्रेसलेट पल्स होता है। वो छोटा सा 5 लाख गोल्डन क्रोस का विरोध करने की कोशिश कर रहा था। वो कहता है लॉर्ड ये चीज मेरी स्ट्रेंथ को रिस्टोर करने में हेल्प करेगी, क्या क्या मैं इसे रख नहीं सकता। लेकिन इसके जवाब में आता है जूनर का कोल्ड स्नॉर्ड। वो अभी अनइम्प्रेस्ड थी। वो कहती ये चीज हमें फिनिक्स लैंड तक पहुंचाएगी। जैसे हम वहाँ पहुंचते हैं वो हर एक चीज की कीमत चुकाएंगे। ये सुन के 5 लाख गोल्डन क्रो ने फिनिक्स के ब्लड एसेंस को थूक दिया था। ऑल्दो एक डिवाइन वेपन था, लेकिन ये होली फ्लेम स्पिरिट भी होती है, इसलिए जूनर की होली फ्लेम और इनकारनेशन सील इसके ऊपर एब्सोल्यूट डोमिनेंस को रखती है। दूसरी तरफ 5 लाख गोल्डन क्रो 9 प्रोफाइंड फायर लॉर्ड को अपना फादर मानता था। तो फिर जूनर जो कि उनकी रिइंकार्नेशन या फिर एनरेटर है, वो नेचुरली उसकी आज्ञा भी मानेगा। हमारा फोकस गया था जियान की तरफ। अपनी वाइफ के उस बैटल गॉडेस जैसे ऑरे को सेंस करने के बाद आंखें तो उसकी भी चमकने लगी थी। जहाँ तक बात रही जुआनी की, वो उसके बारे में और कुछ नहीं सोचता। जूनर के हाथ पे उस खून की बूंद को देख के जियान पूछता है क्या यही ब्लड फिनिक्स एसेंस है। जूनर तुरंत ही अपने हाथ को आगे बढ़ा देती है, मौका देती है जियान को उसे टच करने का। तो जियान की उंगली से छूती है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसे फील होती फ्राइटनिंग बोन चिलिंग
डिस्टिंक्ट पावर। तभी ब्रेसलेट के अंदर से 5 लाख गोल्डन क्रो की आवाज आती है। वो प्राइड और सर्टेनिटी के साथ बोलता है, नहीं, ये ट्रू फिनिक्स ब्लड नहीं है, बल्कि हम इसे बस एक सेमी फिनिश प्रोडक्ट कह सकते हैं। ये जरूर किसी फिनिक्स लिनेज की बर्ड से निकाला गया होगा। इसके अंदर फिनिक्स एसेंस के ट्रेसेस हैं, हाउएवर बाकी के सोर्सेज भी इसमें मिलाए गए हैं। अगर एक जेन्युइन फिनिक्स ब्लड एसेंस से कंपेयर किया जाए तो ये बहुत ज्यादा लो ग्रेड है। अपने एंशिएंट एक्सपीरियंस और नेचुरल एरोगेंस के साथ 5 लेगड गोल्डन क्रो वैसे भी ऐसे मामलों में सबसे ज्यादा अथॉरिटी को रखता है। जमनी भरोसा करता है उसकी बातों का। फिर जियन केयरफुली अपनी सोल पावर और ग्लेज होली फ्लेम से इस सेमी फिनिश ब्लड एसेंस को अच्छे से रैप कर लेता है। इसे कम्प्लीटली सील करने के बाद ही जूनर को दिया गया था। ये देखिए जूनर की आंखों में एक जेंटलनेस फ्लैश होती है, लेकिन वो अपने सर को लाके बोलती है, मुझे नहीं चाहिए ये। बट ऑफ कोर्स जियन जानता था कि वो ऐसे ही रिएक्ट करेगी, इसलिए वो इसके रिफ्यूजल को इग्नोर करके इस चीज को देता है जूनर के हाथ में और कहता है इसके तुम्हारे ऊपर यूनिक इफेक्ट्स होंगे। मैं तो ज्यादा से ज्यादा एक पिल को ही बना पाऊंगा, क्योंकि ब्लड एसेंस सिक्योर हो गया था। जूनर को 5 लेगड गोल्डन क्रो भी मिल चुका होता है। तो फिर जियन भी इस अंडरग्राउंड पैलेस में और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। जियन का जो सेंस फैलता है, इस पूरे इलाके में उसे कुछ भी गलत महसूस नहीं होता। सब कुछ एकदम स्मूथ था। वो समझ जाता है कि टैनफेंग क्लैन के एक्सपर्ट्स की वजह से है, जो कि जुआनवर्ड क्लैन के एक्सपर्ट्स को रोक रहे होंगे। टैनफेंग क्लैन की डेप्यूटी पेट्रिया की हेल्प के बिना ये घुसपैठ बिल्कुल इम्पॉसिबल थी। हम करते हैं सीन को चेंज। नजारा एक हॉल के अंदर का होता है जहाँ पे कई फिगर्स खड़े हुए थे। इन सब की बॉडी से बाहर आने वाली फेंट फ्लक्चुएशंस को सेंस करके कहा जा सकता था ये किसी मेजर फोर्सेस के हाई रैंकिंग एक्सपर्ट्स होंगे। लेकिन अभी इन सब के एक्सप्रेशंस बहुत ग्रेव होते हैं। इनमें से एक बोलता है, पेट्रियार्क आइस एंड फायर अंडरग्राउंड पैलेस से हमें एक बहुत खराब खबर मिली है। एल्डर जुआनी अपनी जान को गवा चुके हैं। टैनफेंग क्लैन का वो रिसेंट अटैक वो बस एक डिस्ट्रैक्शन था। इनका असली गोल था डिवाइन आर्टिफैक्ट। ये सब जानते थे कि डिवाइन आर्टिफैक्ट की पावर कितनी ओवरवेलमिंग है। उन दसियों हजारों सालों तक इम्प्रिजन होने के बाद भी इनका पूरा क्लैन भी कंबाइन होकर उसे सबड्यू नहीं कर पाया। ये बस उसे सप्रेस ही कर पाते हैं, लेकिन समहाउ टैनफेंग क्लैन ने उसे चुरा लिया। यार अंदेशा तो इन सबको पहले ही हो गया था। जब ये कंफर्मेशन होती तो लीडर दांती मीस के बोलता है, डैम इट, लगता है अब चीजें बदलने वाली हैं। रूम में फिर से शांति फैल जाती है। सब जानते थे कि इस हार के बाद टैनफेंग क्लैन धीरे धीरे पूरे रीजन का कंट्रोल वापस ले लेगा। हम फोकस के बाद फिर से चेंज करते हैं। ये कई मिनट्स के बाद की बात होगी जब जियान और जूनर सेफली टैनफेंग क्लैन की गहराइयों में वापस लौट आते हैं। सबसे पहले इनकी मुलाकात होती है डेप्टी चीफ फेंग ल्यूआन से। जियान हाथ कब करके बोलते हैं, अच्छी बात है कि हम फेल नहीं हुए। वो पूरी तरह से भूल गया था कि उसके और जूनर के पास होली फ्लेम्स हैं। इनके बिना आइस एंड फायर पैलेस में जाना बिल्कुल मौत को बुलावा देना होता। फिर आर्टिफैक्ट को वापस लाने की तो बात ही छोड़ो। हम डेप्टी पेट्रियार्क फेंग ल्यूआन को देखते हैं, जो कि एंशिएंट पैरासॉल ट्री के नीचे खड़ी होती हैं। जियान के शब्दों को सुन के उनकी आंखें हल्की सी खुलती हैं। एट द सेम टाइम हमें उनके पीछे एक ह्यूज फिनिक्स शैडो दिखाई देता है। वो कहती है, मुझे लग ही रहा था। तभी जूनर की कलाई का ब्रेसलेट झंझनाता है। इसमें से राइज होता है कि एंशिएंट ऑरा, जो कि गोल्डन क्रो का फॉर्म ले लेता है। और डेप्टी पेट्रियार्क को देख के उसकी एंशिएंट आवाज इमोशनल हो जाती है। वो 5 लाख गोल्डन क्रो हंस के बोलता है, ही लिटिल फेंग ल्यूआन, अनएक्सपेक्टेडली 10,000 साल के बाद तुम इस रियम तक आ चुकी हो। भले फेंग ल्यूआन टैनफेंग क्लैन की डेप्टी पेट्रियार्क बन चुकी हो, लेकिन इस एंटिटी के सामने वो भी रिस्पेक्ट के साथ झुकाती हैं। रिप्लाई करती हैं, सीनियर 5 लेगड गोल्डन क्रो, आपको इस जूनियर का इस तरीके से मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। भले भी 5 लेगड गोल्डन क्रो कमजोर स्थिति में हो, लेकिन तब भी वो डरावना था। इवन फेंग ल्यूआन भी नहीं जानती थी कि अब भी उनके पास इसके खिलाफ जीतने के चांसेस हैं। अब जियान को होती है जल्दबाजी। वो टाइम वेस्ट नहीं कर सकता था, इसलिए पूछता है, क्योंकि दोनों क्लैंस के बीच का कॉन्फ्लिक्ट अब खत्म हो गया, सीनियर क्या आप हमें फिनिक्स क्लैन के एंट्रेंस के बारे में बता सकती हो? उसके सवाल पे फेंग ल्यूआन शांत हो जाती हैं। वो बार बार सिर को हिलाती हैं जैसे वो परेशानी में हो। तुरंत ही घर का माहौल टेंशन से भर जाता है। जियान बॉय से कोड के पूछता है, क्या हुआ? उसे अच्छी खबर नहीं लग रही थी। फाइनली फेंग ल्यूआन की नजर शिफ्ट हुई थी जूनर और 5 लेगड गोल्डन क्रो की तरफ। वो बोलती है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कुछ ही समय के बाद फिनिक्स क्लैन गायब हो गया था। 1000 वर्ल्ड की बाकी की पावर्स तब से उनके बारे में कुछ नहीं जान पाई। इसकी टाइमिंग कोइंसिडेंटली तब थी जब 9 परफॉर्म फायर लॉर्ड फिनिक्स टेरिटरी से वापस आए थे। अब एग्जैक्टली क्या हुआ है, आई गेस इसके बारे में तुम्हारी लवर ही जानती होगी। जियान जूनर की तरफ मुड़ता है, लेकिन 5 लेगड गोल्डन क्रो ने आंसर दिया था। आंखों में फ्लिकर होती है गोल्डन फ्लेम, और वो एक्सप्लेन करता है कि हेवन अर्थ के पहले वॉर के बाद फिनिक्स क्लैन, ड्रैगन क्लैन और बाकी की सुप्रीम रेसेस बहुत गहरी चोटों से गुजरे थे, इसलिए वो रिकवर होने के लिए दुनिया से अपने कदमों को पीछे ले लेते हैं। ऑल्दो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इविल क्लैन भी रिट्रीट कर चुका था, लेकिन तब भी ग्रेट 1000 वर्ल्ड में कई डीमंस रह जाते हैं जो कि मार्कार्ट को कंटिन्यू करते हैं। इन्हें रोकने का काम करते हैं मास्टर और उनके
फ्रेंड्स, लेकिन ये भी आसान नहीं था। हमें बहुत भारी नुकसान हुए। अगर उस लास्ट टाइम पे फिनिक्स क्लैन की पेट्रियार्क ने इंटरवीन न किया होता तो मास्टर सच में अपने आप को बचा नहीं पाते। और ऐसा करने से फिनिक्स क्लैन की पेट्रियार्क को क्लैन की तरफ से हैवी पनिशमेंट मिली। उसके आगे क्या हुआ मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं इतना तो कह सकता हूँ कि मास्टर फिनिक्स पेट्रियार्क से बहुत क्लोजली जुड़े हुए थे। फिनिक्स क्लैन के गायब होने का कारण लगभग इस बात से रिलेटेड होगा। गोल्डन क्रोन दसियों हजार साल पुरानी मेमोरीज को याद करने की कोशिश करता है, लेकिन चीजें क्लियर नहीं होती। टियानफेंग क्लैन की डेप्यूटी पेट्रियार्क फेंगलुआन नॉड करके बोलती मुझे शक हो ही रहा था, लेकिन टियानफेंग क्लैन और फिनिक्स क्लैन के बीच का पाथ बहुत समय से सील हो चुका है। अगर हमारे क्लैन साथ में मिलकर भी कोशिश करते तब भी यूजलेस होगा। लगता है अब उम्मीद बस एक जगह ही रह गई है। तुरंत ही जान के एक्सप्रेशन पैने हो जाते हैं। एट द सेम टाइम फायर ब्लैक गोल्डन क्रो की फेम्स को भी जमते हुए देखते हैं। नर्वसनेस की निशानी थी। तो रिप्लाई करता है तुम्हारा मतलब वहाँ पे? फेंगलुआन कहती है हाँ, अभी के लिए यही ऑप्शन है। टियानफेंग टेरिटरी का कोर ट्री ऑफ द स्काई, इस नाम को बोलते उन जैसे एक्सपर्ट की आवाज भी कांपने लगती है। जियान जुना तो इसके बारे में बिल्कुल कंफ्यूज है। अच्छी बात है इसके बारे में फाइव ब्लैकेड गोल्डन क्रो एक्सप्लेन करता है। वो कहता है ट्री ऑफ द स्काई पाथ टू फिनिक्स क्लैन। ये तुम्हें डायरेक्टली वहाँ पे टेलीपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन एंशिएंट ट्री के अंदर कुछ ऐसी चीज है जिसे कहा जाता है फिनिक्स स्टोन। अगर तुम इसे ढूंढ लेते हो तो तुम स्पेस को चीर के फिनिक्स टेरिटरी में एंटर कर सकते हो। फिनिक्स स्टोन फिनिक्स के ऑरे को कैरी करता है, जैसे इस चीज को पकड़ने वाला स्पेस और टाइम की बंदिशों को इग्नोर करके फिनिक्स लैंड में जा पाएगा। अब तक के इतिहास में ये रूल कभी नहीं टूटा। एंशिएंट ट्री ऑफ द स्काई फिनिक्स स्टोन भौं से गोड़ के शब्द दोहराने लगा था। इस चीज के बारे में उसने जो सुना था साफ करता है कि फिनिक्स क्लैन बिल्कुल सिंपल नहीं है। बट जन ये भी समझता है कि अगर फिनिक्स जैसा क्लैन जो कि दसियों हजार साल से गायब हो चुका है, उसमें ऐसे ही किसी वेसल रेस के थ्रू एंटर किया जा सकता, उनकी वर्ल्ड रूलिंग सुपर क्लैन की प्रेस्टीज बिल्कुल बेमतलब होती। विजयन के दिमाग में कई डाउट्स हैं, जैसे फिनिक्स क्लैन जैसी टेरिफाइंग जायंट फोर्स जो कि ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड के बिल्कुल पीक पे खड़ी है, वो सिंपली डिसअपीयर क्यों होगी? और अगर इसके पीछे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इविल रेस का हाथ है तो फिर एक इविल गॉड के पास इन्हें खत्म करने की पावर नहीं होनी चाहिए। क्या ये दो इविल गॉड्स का काम है? वो सोचता है दो ऐसे विंग्स, आखिर वो कैसी अनफेथमेबल पावर होगी? या फिर ये फिनिक्स क्लैन का खुद का डिसीजन है? क्वेश्चन तो दिमाग में बहुत थे लेकिन जवाब नहीं। जियान के एक्सप्रेशन टाइट हो जाते हैं। वो दोनों से कहता है चलो हम लेट नहीं होते, अगर एक करना है तो अभी चलते हैं। तो उस फिनिक्स स्टोन को ढूंढने के बाद ही हम इसकी जड़ तक पहुंच पाएंगे। इवन फायर ब्लैक गोल्डन क्रो और इनकार्नेशन सील की हेल्प से भी एक खतरनाक मामला था। जुनर की विगी स्टैंड इनकार्नेशन रिम से जस्ट नीचे होती है। वो 8/7 के पीक पे थी। हाउएवर जब इसमें जुड़ती है फायर ब्लैकेड गोल्डन क्रो की पावर, तो एक ट्रिपल इनकार्नेशन ह्यूमन एक्सपर्ट को भी सरप्राइज कर सकती है। अभी हमने होली फ्लेम और इनकार्नेशन सील की तो बात ही नहीं की है, लेकिन अगर ये वरदान यानी कि ब्लेसिंग है तो फिर इन्हें साथ में कंट्रोल करना भी आसान नहीं होता। हकीका होली फ्लेम, डिवाइन वेपन, इनकार्नेशन सील, इनकी एम्प्लीफिकेशन बहुत ज्यादा मॉन्स्टर्स होती है। जैन के एक्सप्रेशंस को देख के फायर ब्लैकेड गोल्डन क्रो के चेहरे पे चालाकी से भरी स्माइल आती है। ऑल्दो हम देख नहीं पाते क्योंकि वो एक पक्षी था, लेकिन उसे जियान और जुनर की रिलेशनशिप अच्छे से बताती। वो ही करके बोलता है डोंट वरी, फिनिक्स क्लैन के अंदर एक रेयर होली फ्लेम है, इसे ढूंढ के जब हम इसकी पावर का इस्तेमाल कर पाएंगे तो लिटिल मास्टर की रिइनकार्नेशन सील पूरी तरह से रिजॉल्व हो जाएगी और तब वो ट्रूली रिइनकार्नेशन में ब्रेक थ्रू कर सकती है। मेरी ब्लेसिंग के साथ लिटिल मास्टर की कॉम्बैट पावर एक कुछ लोगों से बिल्कुल कमजोर नहीं होने वाली। ऑफ कोर्स यहाँ पे कुछ लोग जियान था। रिगार्डिंग फिनिक्स क्लैन और 9.5 फायर लॉर्ड समय बहुत बीत चुका था, उसे भी मेमोरीज के कुछ फ्रेगमेंट्स ही याद होते हैं। कार्नेशन सील और होली फ्लेम की एनहेंसमेंट के बाद फाइव ब्लैकेड गोल्डन क्रो धीरे धीरे रिकवर हो रहा था, लेकिन अपने पीक पे लौटने के लिए एक बहुत लंबा समय चाहिए होगा। कहता है इस वर्ल्ड में जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। एंशिएंट स्काई ट्री उस जगह पे है जहाँ हमारी टियानफेंग टेरिटरी की विंड एनर्जी सबसे ज्यादा वॉलेंट होती है। इवन लिटिल फेंगयुआन को भी वहाँ पे जाने में परेशानी होगी, इसलिए सब कुछ बहुत ध्यान से प्लान करना होगा। टियानफेंग टेरिटरी की वेदर साइकिल के हिसाब से वो हवाएं 3 दिन के बाद कमजोर होंगी और वही एंटर करने का सबसे अच्छा समय होगा। इस सुझाव पे बाकी सब एग्री करते हैं। जब पूरा डिस्कशन खत्म हो जाता है तो सब क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ के कल्टीवेट करना शुरू कर देते हैं। इसलिए 3 दिन बस कुछ पलों की बात थी। इसके बाद भी जियान के मन में कई डाउट्स थे, जैसे कि 9.5 लॉर्ड जो कि सुप्रीम बीइंग्स में से एक थे, वो फिनिक्स क्लैन से बाहर आने के बाद अपने डिवाइन वेपन्स को खुद से क्यों अलग करेंगे? क्या वो फिनिक्स एंसेस्टर्स को जानबूझ के प्रोवोक कर रहे थे? इन सवालों के बारे में सोचते सोचते
तीन चुपके से निकल जाते हैं। डेप्टी पेट्रियार्क फेंग लुआन टियानफेंग क्लैन के जरूरी मामलों में लग जाती हैं। वहीं पे एल्डर्स फेंगचिंग को जियान के साथ भेजती हैं। डेप्टी पेट्रियार्क फेंग लुआन के हिसाब से फेंगचिंग की ब्लड लाइन बाकी के मेंबर से बहुत प्योर है। वो भले ही अभी रियल फिनिक्स में ट्रांसफॉर्म न हो पाई हो, लेकिन तभी फेंगचिंग के बिना गाइडेंस के एंशिएंट स्काई ट्री के इनर रीजन्स में उस फिनिक्स स्टोन को ढूंढना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा। बातचीत इसके बारे में भी काफी होती है। अंत में जाके जियान के पास फेंगचिंग को ले जाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचता। हमें टियानफेंग टेरिटरी के खास रीजन का दिखाया गया था, जहाँ के आसमान में वुजिंग वुजिंग की आवाजें कभी बंद नहीं होती। पैनी तूफान हवाओं को चीरते रहते हैं, जिसकी वजह से यहाँ का स्पेस अनस्टेबल रहता है। वो विंड एडवर्ड का ऑरा इतना टेरिफाइंग था कि पर झपकते किसी की जान ले सकती थी। इसी क्योटिक आसमान के बिल्कुल बीच में हम देखते हैं एक इम्पॉसिबली मैसिव सायन ट्री को। बेसिकली सायन कलर नीला सा होता है। ऐसा लग रहा था ये पेड़ पूरी दुनिया को डोमिनेट करता हो। इसने आधे आसमान और जमीन को निगल रखा था। वहीं पे वो इनविजिबल हरिकेन्स जैसे उसकी पहरेदारी कर रही हो। वेल यही था वो एंशिएंट स्काई ट्री जिसकी जड़ें नहीं होती, लेकिन तब भी हमेशा ग्रो होता रहता था। ये नरिशमेंट को न जाने कहां से अब्सॉर्ब करता है, जैसे इसका आकार 10,000 मीटर तक पहुंच गया। इस एरिया के बिल्कुल किनारे पे जियान और बाकियों के फिगर खड़े होते हैं। हमें फेंगचिंग की आवाज सुनाई देती है, जो कि कांपती हुई बोलती है एंशिएंट स्काई ट्री की 5 ब्रांचेस हैं, लेकिन हर एक टहनी पहाड़ों की श्रृंखला को रखती है। अगर बात करिए फिनिक्स स्टोन की, तो ये हमें मिलेगा एक कोल्ड आइसी डोमेन में। उम्मीद करता हूँ चीजें स्मूथली जाएं, खासकर हमें उस डीमन विंड वर्लपूल का सामना तो बिल्कुल न करना पड़े। जियान जूनर एक दूसरे से ग्लैंसेस एक्सचेंज करते हैं। वो क्यूरियोसिटी के साथ पूछते हैं डीमन विंड वर्लपूल। फेंगचिंग जवाब देती है ये सबसे टेरिफाइंग विंड एट्रीब्यूट का फिनोमेना है। इस बात को सुन के दोनों की चिल फैल गई थी। जूनर ऊपर देख के बोलती बिग ब्रदर जियान, यहाँ का स्पेस तो मुझे भी अजीब लग रहा है। उसका डिवाइन ब्रेसलेट हल्का सा बज होता है। वहीं पे भौं के बीच की रिइंकार्नेशन सील एक हल्की सी गर्माहट से भरी चमक को रेडिएट कर रही थी। ये सब इशारा कर रहा था कि एंशिएंट स्काई ट्री का इनर स्पेस बहुत ज्यादा अनयूजुअल है। जियान गहरी सांस लेके बोलते हैं अब जो भी होगा वो देखा जाएगा, हमें उस फिनिक्स स्टोन को हासिल करना ही होगा। फिर सीधे चले जाते हैं स्काई ट्री की तरफ। ये जिस पर एंटर होते हैं कान में जाती हैं पफ की आवाजें। ये जैसे कलरलेस बैरियर को पार कर गए हो। सबको अलग अलग सेंसेशन फील हुई थी। कुछ समय के बाद इनके पैर नीचे जमीन को छूते हैं। फिर जब इनकी नजरें जाती हैं चारों तरफ, ट्रांसपेरेंट बवंडरों के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता। अभी तो ये किसी हरिकेन के बिल्कुल पास भी नहीं थे, लेकिन तब भी वो हवाएं बिल्कुल ब्लेड जैसी फील होती हैं, जो कि सीधा सोल को चीर रही हो। जियान की भौहें से उठ जाती हैं। ओरिफेम ड्रैगन को ट्रांसमिशन और कई नेचुरल ट्रेजर्स के द्वारा उसकी बॉडी बार बार रिफाइन हो चुकी थी, लेकिन तब भी हवाएं उसकी खोपड़ी जन्ना के रख देती हैं। वो कहता है ये अजीब सी हवाएं, लगता है इनके इनविजिबल अटैक और इनकार्नेशन फोर्स भी ब्लॉक नहीं कर सकती। अब जब जियान की हालत थी तो फेंगचिन जूनर भी कहाँ अच्छा महसूस करने वाले थे। जूनर से ला के बोलती है इन डीमन विंड्स के खिलाफ होली फ्लेम और सोल फोर्स भी डिफेंड नहीं कर पा रही है। तीनों एक दूसरी तरफ देख के नोट करते हैं। फेंगचिन बोलती है चलो आगे बढ़ते हैं। फिनिक्स स्टोन के 5 रंग हैं, इसलिए इसे कहा जाता है 5 कलर्ड स्टोन। ये बातें करते करते पहाड़ के ऊपर चढ़ने लगे थे। यहाँ से अगर चारों तरफ देखा जाए तो दिखाई देगी वो शानदार पहाड़ों की श्रृंखला। पत्थरों के रास्ते एकदम उबड़ खाबड़ थे। ओकेजनली माउंटेन में से धुआं सा निकलता था। कानों में कुछ फिनिक्स की क्राइज जाती हैं। सबसे अजीब बात ये थी कि उन धुएं से ढके पहाड़ों में कुछ रंग बिरंगे बीज की शेडोज फ्लैश होती हैं। इन फियर्स हवाओं को ढकेलती हुई तीनों आगे पुश करते हैं। इन्हें दर्द तो ऐसा महसूस हो रहा था जिसकी वजह से दांत ही मींच रहे थे। ये जैसे ऊपर जाते हैं वो इंटिमिडेटिंग और भी खतरनाक होता जाता है। फेंगचिन बोलती आगे स्टॉर्म माउंटेन्स हैं, ये फिनिक्स स्टोन होने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। चलो देखते हैं एक बार। जान भी जूनर के हाथ को पकड़ के बोलते हैं मोस्ट लाइकली। पहाड़ों में एक ऑप्रेसिव प्रेजेंस थी, जैसे पावरफुल क्रीचर्स इनके ऊपर घात लगा के बैठे हों। जान और जूनर ने ऐसे सीन पहली बार देखा होता है। ये वेस्टलैंड और उबड़ खाबड़ रास्ते हैं, जगह जहाँ पे ग्लेशियर्स और स्नो दिखाई देती है। जूनर पूछती है क्या ये एंशिएंट ट्री एक ट्रेजर है, ये ऐसे फिनिक्स क्लैन के एंट्रेंस को गार्ड करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे इतनी अजीब क्लाइमेट जोन क्यों है। जायगेंटिक ग्लेशियर्स और माउंटेन रेंजेस को देख के कंफ्यूज और ओवरवेल्म तो जियान भी फील करता है। ये करीब 15-20 सेकंड के बाद की बात होगी। जूनर की रिइंकार्नेशन सील जली थी। उसके दिमाग में एक आइडिया आया था। वो पूछती है फेंगचिन फिनिक्स स्टोन यहाँ पे सबसे ज्यादा किस जगह पे हो सकता है। फेंगचिन कंफ्यूज हो जाती है। वो समझ नहीं पाती जूनर ये क्यों पूछ रही है। और उसके डिवाइन आर्टिफैक्ट होली फ्लेम ऑरे की वजह से वो बिना सवाल उठाए बताती है कि वो
हमारे पीछे के स्नो कैप्ड पीक होंगे। लेकिन यहाँ सबसे बड़े खतरे भी हैं। जन एक दबी हुई आवाज में पूछता है, जूनर क्या तुमने कोई सेंस किया? सामने कई सारी चट्टानें थी। अगर एक गलत दिशा को चुन लेते तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। वैसे भी माहौल बिल्कुल अनदेखा अनजाना है, या डेंजर कहीं से भी आ सकता है। नजर उठा के देखती है उस बर्फ से जमे हुए इलाके को। उसे अपने दिमाग में एक अजीब सी कॉलिंग फील होती है। वो जान को बताती है कि सिर्फ फायर ब्लैक गोल्डन क्रो की मेमोरीज ब्लरी हैं और इनकार्नेशन सील भी अजीब बिहेव कर रही है। लेकिन मैं सेंस कर सकती हूँ कि दिशा वो होगी। जानकारी आवाज में कहता है, तो चलो हम आइस नो माउंटेन पहले चलते हैं। और रिजॉल्व के साथ देखते हैं उस मैसिव आइसी पीक को। ये बर्फ का पहाड़ इवन उसकी ग्लेस फ्लेम को भी कपा के रख देता है। आधा एक्साइटमेंट था और आधा इंटेंस हीट। कानों में 3 शुक की आवाजें आती हैं। तीनों लाइट रेज में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। भले यहाँ का चमकीला आसमान सफेद हो, लेकिन वो कोल्ड बहुत टेरिफाइंग थी। ना ही बर्फ के तूफान रुकते हैं, ना ही यहाँ की स्नोफ्लेक्स। इनसे एक अजीब सी सफेद रंग की धुंध मिली होती है, जो माहौल को बस ठंडा ही नहीं बल्कि कुछ अलग बनाती है। कुछ ऐसा जो कि सीधा हड्डियों के अंदर एंटर कर सकता है। ये जैसे जैसे और भी आगे बढ़ते हैं, इनके खून का बहाव धीमा होता जाता है। इवन जियान की रीइंकार्नेशन पावर ही सरप्राइज होती हुई फील होती है। तुरंत ही फेंगचिंग की स्टोर रिंग से एक स्क्रोल बाहर आया था। इसे क्रश करके एक शील्ड फॉर्म करी आती है, जो तीनों को ब्रूटल कोल्ड से बचाने का काम करने लगी थी। फेंगचिंग बताते इन बर्फों के पहाड़ों में कोई भी इंसान नहीं आ सकता। ये हमारी टेनफिंग टेरिटरी के फॉरवर्न प्लेसेस में से एक है। यहाँ पे हमारी एबिलिटीज भी रिस्ट्रिक्ट होंगी। इवन कैंकेल्डर्स भी इस जगह को हल्के में नहीं ले सकते हैं। एक एल्डर ने गहराइयों में जाने की कोशिश की थी, और इसकी प्राइस उन्हें मौत से झुकानी पड़ी। ये धीरे धीरे फिर से आगे बढ़ते हैं। फाइनली एक समय की बात होती है, तीनों के कान में गई थी तेज कीक की आवाज। ये साउंड बहुत अजीब था। न इन दिशा महसूस होती कि आया कहाँ से है, न ही कोई इसकी ओरिजिन के बारे में बता पाता है। इवन जान भी नहीं जानता था ये किस क्रीचर की आवाज है। लेकिन जिस पर ये साउंड गूंजा था, चारों तरफ के ब्लिजर्ड इंटेंसिफाई हो जाते हैं। जमीन पे एक के बाद एक फ्रॉस्ट की लेयर्स जमने लगती हैं, जो जियान और बाकियों के पैरों से चिपकने लगी थी। जब जियान अपनी सोल पावर को और भी शार्प करता है, उसे डिटेक्ट होती है एक डरावनी डिटेल। गूंजती है एक पफ की साउंड। उसकी ग्लेजोली फ्लेम एक और बैरी को बनाती है, लेकिन इस बार ये भी काम नहीं आता। वो फ्रीजिंग एनर्जी इनके शरीर में एंटर हो रही थी। तीनों की त्वचा जम रही थी और टेम्परेचर गिर रहा था। वाइब्रास कोऑर्डिनेट करके बोलते हैं, हमें यहाँ से पुश करना ही होगा, क्योंकि स्नोई पीक के सेंटर में हम तभी पहुंचेंगे। लेकिन अगर हमें वहाँ पे जल्दी कुछ नहीं मिलता तो इमीडिएटली रिट्रीट करना ही सही है। इस लेवल की येन कोल्ड को इवन होली फ्लेम भी नहीं रोक पाती। खराब मामला तब हो जाता है जब जियान अपनी फ्लेम मंत्रा को एक्टिवेट करता है। वो इस जान के एकदम खौफ में आ गया था कि वो इस जगह के हेवन और अर्थ के ऑरे को ऑब्जॉर्ब नहीं कर सकता। ये ऐसा था जैसे यहाँ की आइसी डेड कोल्ड फोर्स धीरे धीरे सब कुछ जिंदा निकल रही हो। चीजें अगर ऐसी चलती रहती हैं तो काफी जल्दी कॉप्सेस बन जाएंगे। चिंता तो दिखाई देती जुन्नर के चेहरे पे भी। वो कहती, बिग ब्रदर जियान हम नहीं, अगर हम कंटिन्यू करते हैं। ये ठंड पहले से इनकी सोचने की क्षमता को ब्लरी करने लगी थी। इनके हाथ पैर सफेद होते हैं। ज्ञान भी दांती मीस लेता है। वो कहता है, डैम इट, रिट्रीट। सिचुएशन उसे आगे निकल चुकी होती जिसकी तैयारी करके आए थे। लेकिन यही वो पल था जब जुन्नर की कलाई की ब्रेसलेट में से बस बस बूम 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 की आवाजों के साथ वो गोल्डन फ्लेम से भरा और विस्फोट होता है। 5 ब्लैकेड गोल्डन क्रो अपीयर हुआ था, जो कहता है, वेट, यहाँ कुछ जाना पहचाना है। इस एंशिएंट कोल्डनेस को इवन वो भी महसूस करता है। लेकिन इस इनॉर्मस बीस्ट की आंखें इस जमी हुई दुनिया के सबसे गहरे हिस्से की तरफ देखती हैं। इस ऐसी स्नो वर्ल्ड में हम जितनी गहराई में जाएंगे, कोल्ड का वो सप्रेशन बढ़ता ही जाएगा। गोल्डन क्रो के पंख फैलते हैं, सुनाई देती है वेंगोम वेंगोम की आवाजें। आसपास के बर्फ के तूफान तुरंत ही भाप में बदल जाते हैं। कुछ ही मोमेंट्स में आइसी चिल गायब हो गई थी। 5 लेगेड गोल्डन क्रो के अटैक के साथ जुनर का डिवाइन आर्टिफैक्ट स्ट्रांगली रिएक्ट करता है। वो इशारा करती है एक मैसिव आइस मार्क की तरफ, जो कि अटैक की वजह से दिखाई देने लगा था। जुनर कहती, बिग ब्रदर जान देखो क्या है वो। ये मार्क यूनिक था। सराउंडिंग इन्वायरमेंट को सफेद रंग की लाइंस ढक रही होती हैं। ये इंसानी दुनिया के खम्भे जैसा लगता है। अभी मुंह तो फेंगचिंग का भी खुला खुला रह गया था। तो जब एक नक्शे को बाहर निकालती है, एक्सप्रेशन हो जाते हैं बिल्कुल टाइट। फिर वो दोबारा देखती है उस आइस मार्क को। फेंगचिंग कहती है, कुछ ज्यादा ही अजीब है, मुझसे ये मत कहना। इसी बल चारों को सुनाई देती है क्रैक 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 की आवाजें। उस जगह का स्पेस ट्विस्ट होता है। इसमें से निकला था आइसी ऑरा, जो कि गोल्डन फ्लेम्स को हल्का सा पीछे ढकेलने लगता है। फाइनली हम उस वर्ड के क्रैक को और बढ़ते हुए देखते हैं। धीरे धीरे इसमें से बाहर आता है कोलोसल क्रीचर, जो कि पूरी तरह से बर्फ से ढका होता है।
है। इस चीज को देख के सबकी सांसें थम जाती हैं। इसका वो अनबिलीवेबली कोल्ड ऑरा उस आइस मार्क से आ रहा था कि दोनों ही पार्टीज के बीच में दूरी काफी होती है। जन की सोल पावर भी मामले को क्लियरली देख नहीं पाती। वो कहता है क्या एक इंसान है या फिर कोई और क्रीचर। हालांकि वो इस क्रीचर के हल्के से फॉर्म को देख पा रहा था कि इंसानी शेप में होता है। ये कभी कभी सफेद रंग का जाइंट लगता है तो कभी कभी एक फीनिक्स, जहाँ पे जन के पास इस चीज के बारे में कोई एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन 5 लेगड गोल्डन क्रो का मामला अलग था। वो नॉर्मली एरोगेंट और फीयरलेस रहने वाला बीइंग अचानक से अपनी आवाज को खो बैठता है। वो बोलता है ये आइस फीनिक्स नहीं, ये एक मॉडर्नर है। उस टूटे हुए बर्फ के निशान के नीचे एक जैकेंडी क्रीचर कोलैप्स हुआ पड़ा होता है और इसकी पीठ पे खड़ा था एक अकेला फिगर। बड़ी दूर से कमजोर सा दिख रहा हो, लेकिन दोनों ही बीइंग से कंबाइन और इस दुनिया को हिलाने के लिए काफी थे। सवाल ये है कि उस फिगर और क्रीचर के बीच में आकर रिलेशनशिप क्या है और इस जन की टोली को किस तरीके से परसीव करेगा, क्योंकि इसी से डिस्कशन या फिर बैटल डिसाइड होने वाली है। वेल, आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हो हमें कमेंट्स में लिख के बताओ, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में तो हम ये सब क्लियर करने ही वाले हैं। हमें फिनिक्स क्लैन का एंट्रेंस भी मिलेगा। सो अगर आप इसे मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखना। वहीं पे जो कल का इंतजार नहीं कर सकते एपिसोड को देखने के लिए, तो उन्हें ज्वाइन करनी चाहिए हेलगार्डन की प्रीमियम कम्युनिटी। इसका बेस लेवल आई गेस 29 का होगा, लेकिन आप उसे भी लेके अर्ली एक्सेस जैसे फीचर्स का फायदा उठा सकते हो। हाउएवर, जिनका पेट बस एक एपिसोड से न भरे, रहना चाहते हो हमेशा 2 से 3 पार्ट्स आगे, वो अपने लेवल्स को इमोर्टल एम्पायर या उससे ऊपर अपग्रेड कर सकते हैं। जो उनको ऑप्शन मिलेगा चैनल के होम पेज सब्सक्राइब के साइड में। आई थिंक यू शुड डेफिनेटली चेक दैट आउट। टिल देन दिस इज गुड बाय। चलो अगले पार्ट में मिलते हैं।